हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों मैं इतिहास के बारे में बता रही थी कि इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में लास्ट में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व बचा था, उसको देखेंगे और फिर प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हमने अभिलेख के बारे में अध्ययन किया था, तो आज कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उससे संबंधित शासक हैं। क्या है? महत्वपूर्ण अभिलेख है और उससे संबंधित शासक हैं। इसमें हम देखते हैं आपका पहले ये महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि ये अभिलेख किससे संबंधित है। क्या पूछते हैं कि इसमें एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। तो पहला आपका हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत मोस्ट है कि इसको पूछता है तो किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से। फिर जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये किससे है? रुद्रदामन से है। आपका तीसरा आ जाता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख आपका गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। और उसके बाद आपका आता है ऐहोल अभिलेख, ये किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख ये आपका मालवा नरेश यशोधर्मन से। फिर ग्वालियर अभिलेख आपका आता है। तो ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये आपका स्कंद गुप्त से है। और देवपाड़ा अभिलेख ये आपका बंगाल शासक विजय सेन है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो पूछता है कि ये किस शासक से संबंधित है। तो पहला आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, ये मोस्ट है। फिर ये जूनागढ़ का अभिलेख और नासिक अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ये इससे पूछा जाता है ये किससे संबंधित है। तो तुम इसमें देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से। और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बल्ल से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। तो आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आइए अगले पेज पे हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे हम। बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमने ये नोट कुछ पॉइंट आपका छूटा हुआ था, सॉरी। कुछ पॉइंट आपका छूटा हुआ था तो इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे नोट में हमने इसीलिए इसको बता दिया है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ से हमको मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। उसके बाद आपका आता है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले होड़ आक्रमण की जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। उसके बाद आपका आता है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। बच्चों दुर्भिक्ष का होता है कि अकाल या सूखा, ये दुर्भिक्ष की जानकारी हमको देने वाला कौन सा अभिलेख है? सौगौरा अभिलेख है। फिर उसके बाद आपका आता है ये 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में आपको बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत अश्विनिको नाम के ये नाम मिलते हैं। तो आपका बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके उसमें कौन सा? ये वाला एशिया माइनर में। एशिया माइनर में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नोट हो गए, यहाँ से हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे हम देखते हैं, अगले पेज पे हम देखते हैं बच्चों आपका क्या आ रहा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? यमन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मैंने अभी इसके पहले आपको जो बोगाज कोई बताया है, वो और ये दोनों महत्वपूर्ण है। कहाँ से मिलता है हमको?
भागवत धर्म के विकसित होने की जानकारी प्रमाण कहाँ हमको मिलता है? पेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमको एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसके शासक भानुगुप्त थे। ये आपका। उसके बाद आता है अभिलेख की भाषा। आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभिलेख की भाषा में आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अभिलेख की भाषा मान लीजिए पूछ सकता है तो आपका संस्कृत, प्राकृत, मिश्रित, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ खुदे हुए, मतलब वही आपका मिश्रित उसी में है अथवा करके। तो ये आपका ये इतना है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो फिर चलते हैं हम अगले पेज पे। अगले पेज पे देखते हैं, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसको बच्चों पूरे चैप्टर का हमने वो करके बनाया है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति किसने कहा है। पहला प्रश्न आपका है, इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति किसने कहा है? इसने इसको हमने आपको पढ़ाया था, तो कौन कहा है? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है। ये आपका। ईरान का राजवैद कौन था? कौन था आपका? टेसियस था। कौन था? टेसियस था। अब आपका आता है कि वेदों की संख्या कितनी है? हमने पढ़ाए थे वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बच्चों ये क्रम जरूर आप ध्यान में रखिएगा, कि क्रम को जरूर याद रखिएगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। और उसके बाद आपका आता है कि वेदत्रय किसे कहते हैं? वेदत्रय में हमने आपको पढ़ाया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद। तो इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? वेदत्रयी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो कौन सा वेद है आपका? यजुर्वेद। यजुर्वेद। और उसके बाद आपका आता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ये आपका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है बच्चों? तो पुराणों की संख्या 18 है। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ कि वेदांग किसे कहते हैं? बच्चों हमने पहले भी आपको बताया था कि वेदांग और आपका उपनिषद, हमने पहले भी बताया था कि वेदांग किसे कहते हैं। तो पुराणों को भली भांति समझने के लिए सहायक शास्त्र को हम वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक शास्त्र को हम वेदांग कहते हैं। तो ये आपका वेदांग हो गया।
तो इसको हमने बताया था कि वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। आपका शिक्षा वेदांग वेदांग किसे कहते हैं? पुराणों को भली भांति समझने के लिए सहायक शास्त्र को हम वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। संख्या कितनी है? 6 है। पहला आपका शिक्षा, शिक्षा, उसके बाद आपका जो है ज्योतिष, आपका ज्योतिष, फिर आपका आ जाता है कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, उसके बाद आपका व्याकरण, व्याकरण, फिर आपका निरुक्त, फिर उसके बाद आपका छंद आ जाता है। क्या आ जाता है? छंद। तो हमने क्या बताया कि वेदांग किसे कहते हैं ये बताया। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। और शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। बच्चों हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय जो भी हो वो आ सकता है, थोड़ा लॉन्ग में आ सकता है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और ये किस वंश से संबंधित है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण आपका किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से, मौर्य वंश से संबंधित है। और उसके बाद आपका आ जाता है कि वायु पुराण किससे संबंधित है? तो ये आपका गुप्त पुराण से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त पुराण, गुप्त वंश से, सॉरी, गुप्त वंश से संबंधित है। तो बच्चों हमने विष्णु पुराण और वायु पुराण ये बता दिया। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आपका आता है सूत्र साहित्य की संख्या कितनी है? सूत्र साहित्य की संख्या कितनी है? इसको हमने आपको बताया था पहले क्लास में कि इसकी संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। जिसके अंतर्गत आपका कल्प सूत्र, पहला आपका आ जाएगा कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, गृह सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। क्या? धर्म सूत्र। ये आपका 3 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वेदांग और सूत्र साहित्य को जरूर आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपकी संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं, इसमें क्या वर्णन है, इसको जरूर देखिएगा। और आपका आता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? सॉरी बेटा, यहाँ भी किससे रहेगा? किससे संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी जातक कथाएं। बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। अब आपका आता है अगला क्वेश्चन आता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है परिशिष्ट पर्व। ये आपका ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, किससे संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग समझ में आया बच्चों? फिर अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है। दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद आपका आता है कि राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी। राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी? तो क्या आ जाएगा? कल्हड़। किसने की थी? कल्हड़। फिर हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना किसने की थी बच्चों? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने की थी ये हर्षचरित की रचना। उसके बाद आ जाता है कि महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया था। किसने? पतंजलि किए थे। ये आप सॉरी बच्चों, पतंजलि किए हैं ये आपका। और उसके बाद आपका आता है कि डायमेकस। कौन? डायमेकस। डायमेकस किस युग से संबंधित था? तो डायमेकस आपका जो है उससे संबंधित था मौर्य युगीन से। किससे संबंधित था? मौर्य युगीन। मौर्य युगीन से संबंधित था। और किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था ये। बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो ये बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पतंजलि ने किया था। कौन किया था? सॉरी बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका पतंजलि ने किया था। कौन किया था? पतंजलि ने किया था। और उसके बाद आपका आता है डायनोसियस किसके राज दरबार में आया था? डायनोसियस किसके राज दरबार में आया था? ते अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? अशोक। अशोक के राज दरबार में आया था ये आपका राज दरबार। फिर आपका आता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये जो है सेल्यूकस का था। किसका? सेल्यूकस का राजदूत था। और किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये आपका हो गया। उसके बाद आपका था कि फाहियान किसके राज दरबार में आया था? फाहियान भी आपका चंद्रगुप्त, ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। उसके बाद आपका आ जाता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग आपका जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बच्चों यहाँ लिख दे रहे हैं हर्ष हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगले पेज पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ये आपके अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख किन किन भाषाओं में मिलते हैं, ये अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया कि अभिलेख के भाषाओं में आपका संस्कृत, प्राकृत और संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, मिश्री, तेलुगु, कन्नड़, ये इसको 3 भाषा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। और उसके बाद आपका आता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, इसको भी हमने अभी बताया। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये उसके बाद आता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है आपको। सती प्रथा का आपका पहले जो है सती प्रथा का लिखित किस में मिलता है? एरड़ अभिलेख से। किससे मिलता है? एरड़ अभिलेख से। ये आपका एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? एरड़ अभिलेख से। उसके बाद आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन कि प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है। हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि प्राचीन सिक्कों को जो है आहत कहा जाता था। क्या? आहत। आहत सिक्का कहा जाता था या आहत सिक्के कहे जाते थे? आहत सिक्के, आहत सिक्के ये यहाँ लगेगा कहते थे। आहत का अर्थ हमने बताया था बेटा कि चोट पहुंचाना या पीट पीट कर बनाना या जो भी, तो इसका अर्थ हमने आपको बताया था कि आहत मतलब आहत क्यों कहा जाता था। अब आता है कि आहत सिक्कों को जो है साहित्य में क्या कहा जाता था। तो साहित्य में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कारसार्पण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारसार्पण कहा जाता था। ये तो 31 क्वेश्चन तक हमने पढ़ा, इसको ध्यान दे, इन प्रश्नों को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अब आता है आपका, ध्यान देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन सिक्के किस धातु के बने होते थे। प्राचीन सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो ये आपके सोने और चांदी के बने होते थे। सोने और चांदी के बने होते थे। और उसके बाद सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? बच्चों, सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। कौन किया था? यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? यवन शासकों ने किया था। उसके बाद आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर्वप्रथम कौन किया था? इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक शासकों ने किया था। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, बीड़ा बजाती हुई सिक्का किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? ये आपका समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसी से इसको इसी जो आपका बीड़ा बजाती है, इसी से ये पता लगाया जाता है या हमको ज्ञात होता है कि यह
संगीत प्रेमी भी था। संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी भी था। यहाँ तक हो गया बच्चों। तो आज हमने जो है 35 क्वेश्चन का श्रृंखला बनाया कि यहाँ से वैसे और भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने जो है जो मेन था वही बताया है। और आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और बच्चों, आपका इसमें एक तिथियाँ छूट रही हैं, तो तिथियाँ आप बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं उसका भी बनाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।